नमस्कार, सुप्रभातम। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय संस्कृति का ज्ञान, योग, संस्कृत भाषा, स्वास्थ्य और बहुत कुछ। नमस्कार, मैं हूं लता वशिष्ठ आपके साथ। चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। विविधता से परिपूर्ण भारतीय संस्कृति में समय का अत्यधिक महत्व बताया गया है, जिसमें पंचांग का महत्वपूर्ण स्थान है। पंचांग वैज्ञानिक रूप से मुहूर्त, ग्रह, नक्षत्र आदि के आधार पर हमारी दिनचर्या निर्धारित करने में सहायता करते हैं। समय के साथ दिनचर्या के अनुसार कार्य करने वाला व्यक्ति जीवन में अवश्य सफल होता है। सुप्रभातम में सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि, शुक्रवार, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। समय के आधार पर दिनचर्या निर्धारित करने के साथ ही भारतीय संस्कृति में धर्म के अनुसार व्यवहार के लिए प्रेरणा दी गई है। आइए कार्यक्रम के अगले प्रभाग में सुभाषित सुनते हैं और जान लेते हैं क्या है आज का सुभाषित यानी आज का सुविचार। धर्मो यशो नयो दाक्ष्यम मनोहारि सुभाषितम इत्यादि गुणरत्नानां संग्रहीणावसीदति। धर्म, यश, नीति, दक्षता, चित्त को मोहित करने वाली मधुर वाणी जैसे उत्तम गुणों का संग्रह करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। One who is dutiful, truthful, skillful and has pleasing manners can never feel saddened. कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा की, जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रभाग में योग से जुड़ी हुई हम बात करेंगे। भारत में प्राचीन काल से ही योग की अक्षुण्ण परंपरा चली आ रही है। इसी परंपरा में आज भी देश में अनेकों प्रतिष्ठित एवं प्रामाणिक योग संस्थान हैं। इन्हीं संस्थानों एवं योग का महात्म्य जानने के लिए देखिए ये विशेष रिपोर्ट। भारत ऋषियों, तपस्वियों और योगियों की तपस्थली है। भारत में योग का इतिहास अत्यंत प्राचीन एवं प्रामाणिक है। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रदत्त योग शास्त्र केवल शारीरिक व्यायाम मात्र नहीं है, बल्कि आत्म परिष्कार, मानसिक संतुलन और समाधि के साथ साथ जीवन के समग्र विकास का साधन भी है। योग प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रत्येक जन में अभिनिविष्ट रहता है। आधुनिक समय में योगी या योगाभ्यासी बनने के लिए मुख्य रूप से आवश्यकता है कि आपको आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये जो अष्टांग योग के खास ये 3 अंग हैं, उसमें आपकी एक योग्यता होनी चाहिए। इस योग्यता को आज अगर एकेडमिक रूप में समझें तो इसके लिए योग में डिप्लोमा, योग में डिग्री जैसे कोर्स हैं, कई योग के संस्थान और इवन आश्रम योग के वो भी योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर चलाते हैं। भारत में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख केंद्र रही है योग विद्या। आधुनिक युग में भी भारत में विभिन्न योग संस्थान योग की प्राचीन परंपरा को संरक्षित करने के लिए अहर्निश काम कर रहे हैं। ऐसे संस्थानों में प्रमुख संस्थान हैं मुंबई स्थित द योगा इंस्टीट्यूट, मुंगेर का बिहार स्कूल ऑफ योग, आयुष मंत्रालय द्वारा संचालित मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, पतंजलि योग ग्राम, शिवानंद आश्रम, अयंगार योग संस्थान और योगदा संस्था आदि। द योगा इंस्टीट्यूट को विश्व के प्राचीनतम योग संस्थान के रूप में जाना जाता है। सन 1918 में डॉक्टर योगेंद्र जी द्वारा स्थापित यह संस्थान मुंबई में स्थित है। योग साधकों के लिए यहाँ विभिन्न प्रकल्प आयोजित किए जाते हैं।
बिहार के मुंगेर में स्थित बिहार स्कूल ऑफ योग भी इसी क्रम में प्रसिद्ध है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती द्वारा स्थापित यह संस्थान योग के पारंपरिक स्वरूप, कर्म योग, सेवा, ध्यान और अभ्यास पर केंद्रित रहता है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत दिल्ली स्थित मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान भी इस क्षेत्र में अग्रणी है। यह संस्थान योग की औपचारिक शिक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसी तरह योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया भी आभ्यंतर योग का प्रमुख केंद्र है। परमहंस योगानंद द्वारा स्थापित यह संस्थान विशेष रूप से क्रिया योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। साधकों का मानना है कि इस विशेष संस्थान द्वारा निर्मित योग पाठमाला आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में बहुत प्रभावी सिद्ध होती है। इसी तरह उत्तराखंड और भारत के दक्षिणवर्ती राज्यों में अयंगार योग परंपरा, शिवानंद परंपरा और अन्य परंपराओं के विभिन्न संस्थान हैं। प्रत्येक संस्थान की एक अलग परंपरा है। भारत में योग संस्थानों की विविधता और प्राचुर्य दर्शाता है कि योग का अभ्यास करने और योग से जुड़ी हर तरह की चीजें सीखने के लिए पर्याप्त संस्थान हैं। विदेशी भी इन संस्थानों में आसन आदि के साथ साथ योग दर्शन और उनसे संबंधित साहित्यों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि योग सिर्फ आसन प्राणायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वस्थ जीवन शैली का एक साधन है। ऐसे योग संस्थान साधनों और साधक को हर दृष्टि से निखारते हैं और उन्हें आध्यात्मिक उत्थान के लिए प्रेरित करते हुए भारत के हर व्यक्ति के मार्गदर्शक के रूप में सफल दिखाई देते हैं। आइए हम भी योग संस्थानों की इस परंपरा का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को संतुलित, शांतिपूर्ण और समृद्ध बनाएं। पुनः ऋषियों योगियों की तपस्या स्वरूप योग विद्या को जीवन में धारण करके योग के प्रकाश से स्वयं को प्रकाशित करें। गवीश द्विवेदी, डीडी न्यूज़। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में आपने देखा कि किस तरह से प्राचीन योग विद्या वर्तमान समय में भी प्रचारित और प्रसारित हो रही है, जिससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखिए इसके बाद देखेंगे स्वास्थ्य से संबंधित कुछ विशेष जानकारियां। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वास्थ्य की बात करते हैं। रेबीज बीमारी, जिसका कारण होता है किसी जानवर का काटना। ये समझना जरूरी है कि किसी जानवर के काटने पर क्या किया जाए और रेबीज से बचाव कैसे हो सकता है। देखते हैं किरण भारद्वाज की ये रिपोर्ट। पशु द्वारा काटे जाने के मामले अक्सर सामने आते हैं। जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली या बंदर के काटने के मामले हो सकते हैं। किसी पशु के काटने या पंजा मारने पर वायरस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकता है। ऐसे में सही इलाज न होना शरीर में जहर फैलने और संक्रमण होने का कारण बन सकता है। कुछ मामलों में रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। रेबीज एक जानलेवा बीमारी है जो आमतौर पर जो आसपास जानवर पाए जाते हैं, जैसे कुत्ते, बिल्ली, बंदर, इवन गधे, गाय, ऊंट
इन सब से जो है उसका खतरा बना रहता है। बड़ी बात यह है कि रेबीज जानलेवा होने के साथ साथ इसका उपचार 100% नियरली उपचार अवेलेबल है। एक बार लक्षण आ जाते हैं उसके बाद फिर कुछ करने की संभावना नहीं रहती है इसके अंदर। तो इसीलिए जैसे कोई जानवर काटे उसके बाद प्राथमिक उपचार लें, साबुन पानी से 15 मिनट तक धोएं उसको अच्छे से, और उसके बाद में उसका जो टीका है जो उसको लगवाएं। पालतू जानवर को देखा गया है कि लोग समझते हैं कि उनको टीका लगा हुआ है और अगर उन्होंने काटा है तो उससे खतरा नहीं है, लेकिन उससे भी खतरा है, इसलिए उस केस में भी टीकाकरण करवाएं। ज़्यादातर केसेस में 10 दिन के अंदर अगर रेबीज होता है तो 10 दिन के अंदर उसकी जो है लक्षण भी आ जाते हैं और मरीज की मृत्यु हो जाती है। किसी व्यक्ति के काटे जाने पर जरूरी है कि किस तरह की सावधानी रखी जाए ये हमें पता हो, व्यक्ति को कहां ले जाएं, इलाज कैसा हो और ऐसे में क्या करना हानिकारक हो सकता है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके विषय में जानना जरूरी है। जब भी ये घाव हो जहाँ पर काटा गया हो उस घाव में इंजेक्शन लगाना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ में पहले 14 इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, अब वो वैक्सीन बंद कर दी गई है। अब जो वैक्सीन आ रही है, जो टीका आ रहा है इसका, ये बहुत सेफ है और इसको लगवाने के लिए 2 तरीके से दिया जाता है। या तो मांसपेशियों में दे सकते हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में इसका कम डोज लेके त्वचा में सिर्फ लगाया जाता है ये, और ये दोनों कंधों पे त्वचा पे लगाया जाता है और इसको 4 बार मरीज को जाना पड़ेगा अस्पताल में और 4 बार ये लगेगा दोनों कंधों पर। आवश्यक है कि जानवरों से बचकर रहें, जहां तक हो सके उनके सामने आने पर सतर्कता बरतें। किसी पशु के काटने पर सही तरह से प्राथमिक चिकित्सा हो और सही तरीके से पूर्ण इलाज किया जाए जिससे जटिलताओं को कम किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। स्वास्थ्य की ही बात को आगे बढ़ाते हैं और योग की बात करते हैं। स्वस्थ रहने का उपयोगी विकल्प है योग। योग करने से शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। आइए देखते हैं स्वास्थ्य के लिए उपयोगी कुछ यौगिक क्रियाएं। आजकल के व्यस्त जीवन शैली में अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स और व्यायाम ना करने के कारण लोगों के शरीर में स्पेशली हिप्स एरिया में फैट बढ़ जाता है। आज हम 3 ऐसे आसनास देखेंगे जो हमारे हिप्स को टोन और मजबूत बनाने में मदद करेगा। हमारा पहला आसना है अंजनी आसन। हम हमारे मैट के आगे आ जाएंगे, हम हमारे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और नीचे झुकेंगे और जितना हो सके उतना लेफ्ट पैर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। हमारा नी और एंकल एक ही लाइन में होना चाहिए। अब हम हमारे दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, हमारी पीठ एकदम सीधी होनी चाहिए। यह पोजीशन में 10 to 20 सेकेंड्स के लिए होल्ड करने का ट्राई करेंगे एंड रिलैक्स। हमारा दूसरा आसना है बलासना। उसके लिए हम हमारे दोनों पैरों के बीच 2 फीट का अंतर रखेंगे। अब हम हमारे शरीर को धीरे धीरे नीचे करेंगे और एक डीप स्क्वाट पोजीशन में बैठ जाएंगे। हमारी पीठ एकदम सीधी होनी चाहिए और हमारे हाथों को भी हम नमस्ते मुद्रा में लेके आएंगे। हम यह पोजीशन में 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करने का प्रयास करेंगे एंड रिलैक्स। हमारा तीसरा आसना है सेतु बंधासना। उसके लिए हम हमारे मैट पे लेट जाएंगे, हम हमारे पैरों को घुटने के वहां से फोल्ड करेंगे, हमारे दोनों घुटनों के बीच 1 फीट का अंतर रखेंगे। अब हम हमारे हिप्स और लोअर बैक से हमारी बॉडी को जितना हो सके उतना ऊपर उठाने का ट्राई करेंगे। एंड रिलैक्स। यह आसना को भी 30 सेकेंड्स तक होल्ड करने का प्रयास करेंगे। इन तीनों आसना का नियमित रूप से अभ्यास करने से हमारी लोअर बॉडी और हिप्स एकदम टोन हो जाएगी। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स योगा गुरु डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र से। नमस्कार। आज के युग में बैठे बैठे काम करना, कंप्यूटर के सामने दिन भर ऑफिस का काम, इससे
हिप का वज़न बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए वहाँ वज़न, इसलिए ज़रूरी है कि चलना ज़्यादा करें। हर 1 घंटे थोड़ा चलते रहें काम करते वक्त भी, और टहलते रहें, मतलब घर के अंदर 10 मिनट थोड़ा वॉक कर ही लिया और फिर बैठे, इसकी आदत ही डाल दें। ज़रूरी है कि हम थोड़ा बॉडी मसाज करें। स्नान करने के पहले गरम तेल लें और पूरे शरीर पर उसका मसाज करें। कमर, हिप और सब जगह हाथ फिरने चाहिए। मसल्स को थोड़ा तनाव देना ज़रूरी है। वार्म वाटर का बाथ लें और उसके बाद ठंडा पानी भी शरीर पर डालें। मसल्स में ये फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए। और इसी तरह काम करते वक्त टेंशन ना लें। टेंशन में हर चीज़ बिगड़ती है, तो वहाँ भी ध्यान देना ज़रूरी है। और चलते रहेंगे, थोड़े आसन करते रहेंगे, जागरूकता लाएंगे अपने काम में, और खाने में थोड़ा ध्यान देंगे जिससे वज़न ना बढ़े। वैसा खाना तो बहुत अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेंगे, सुंदर दिखेंगे। नमस्कार। और कार्यक्रम में अभी समय है पुनः एक ब्रेक लेने का। जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। कहाँ खोया रहता है भाई? हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है। आपकी महबूबा देख रहा हूँ। ये सब क्या है भैया? हाँ, क्या बाइक थी यार, पिंच एकदम। हाँ, बाइकर बनने का सपना जो था, फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम सुप्रभातम, जिसमें अब बात करेंगे संस्कृत भाषा की। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज क्रम है ऐसे शब्द के बारे में जानने का जिसे संस्कृत में अन्य भाषाओं से प्रभावित होकर अशुद्ध लिखा और बोला जाता है। वो शब्द क्या है और उस शब्द के स्थान पर शुद्ध संस्कृत शब्द क्या है या क्या होना चाहिए, इसके बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र। नमः सकलेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः भवद्भ्यः। संस्कृत पाठशालायाः अभिनवकक्षायां भवतां समेषां स्वागतम्। अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन की श्रृंखला को लेकर पुनः उपस्थित हूँ मैं आप सभी के समक्ष। आप जानते ही हैं कि संस्कृत के संस्कृतत्व की रक्षा हेतु शुद्ध उच्चारण और लेखन होते हैं अनिवार्य। इसलिए ही इन दिनों आप न केवल शब्दों के शुद्ध स्वरूप के लेखन और पाठन से हो रहे हैं परिचित, अपितु कुछ वाक्यों के अभ्यास के साथ भी आप शब्दों के संप्रत्यय को कर रहे हैं दृढ़। आपको याद होगा हमने आपको पहले ही शुद्धता और अशुद्धता के कई उदाहरणों के क्रम में पुनरुद्धार को पुनरोद्धार के रूप में लिखने और पढ़े जाने की प्रवृत्ति के बारे में, बल्कि अनवधानता के बारे में बताया था। वस्तुतः 2 अक्षरों के विशेष मेल से बने एक शब्द में या शब्द के अपने मूल स्वरूप में या उन शब्दों के मूल अक्षरों में जब कुछ परिवर्तन दृष्टिगत होता है तब उसे संधि कहते हैं। जैसे लेखन और अभ्यास, इन 2 शब्दों के संधि होने पर एक शब्द बनेगा लेखनाभ्यास, अर्थात लेखन के अ और अभ्यास के अ के संधि होने पर आ यह अक्षर प्राप्त होता है। यह लेखनाभ्यास इस उदाहरण से स्पष्ट हुआ। पर कई बार संधि होने पर कुछ विशेष परिवर्तन नहीं होता। इसे आप पुनरुद्धार इस शब्द के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ 2 मूल शब्द हैं, पुनर और उद्धार, अर्थात फिर से उद्धार। यहाँ ध्यान दीजिए, हम पुनः इसे ही मूल शब्द समझा करते हैं, पर संस्कृत में पुनर यह मूल शब्द है। तो पुनर इस शब्द के बाद उद्धार का जब योग होगा तब शब्द बनेगा पुनरुद्धार, न कि पुनरोद्धार। हिंदी आदि अन्य भाषाओं में इन दिनों साधारण रूप से हलंत शब्दों के प्रयोगों को नहीं स्वीकारने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। जैसे भगवान, श्रीमान, अर्थात जैसे शब्दों को हिंदी आदि भाषाओं में भगवान, श्रीमान,
अर्थात इन रूपों में स्वीकारा जाने लगा है, जिसे शब्दों की मूल प्रकृति को परे हटाकर नए स्वरूप में ढालने की प्रवृत्ति के रूप में समझा जा सकता है। बस इसी प्रवृत्ति के कारण पुनर को पुनर इस रूप में शब्दानुकरण के स्वभाव के साथ उद्धार शब्द से जब जोड़ा जाता है, तब पुनरोद्धार यह अशुद्ध शब्द स्वरूप हमारे समक्ष दृष्टिगत हो जाता है। संभवतः यह प्रवृत्ति शब्दानुकरण के सिद्धांत की ओर भी हमारा ध्यान खींचती है। इसे ऐसे समझिए, जीर्ण और उद्धार, इन दो शब्दों को मिलाकर जीर्णोद्धार यह शब्द स्वरूप बनता है। बस इसी शब्द का अनुकरण कर भी पुनरोद्धार शब्द अकस्मात व्यवहार में आ गया है। तो कहने का भाव यह कि हमें इन दुष्प्रवृत्तियों से रहना है दूर, और शब्दों के शुद्ध उच्चारण और लेखन के लिए आवश्यक है भाषा के मूल शब्दों के विशेष संज्ञान का। क्योंकि जैसे ही हम कहेंगे कि मूल शब्द पुनर और उद्धार है, न कि पुनर और उद्धार, तो हम पुनरोद्धार का प्रयोग न कर शुद्ध शब्द का अर्थात पुनरुद्धार इस शब्द का ही प्रयोग करेंगे। और अब क्रम है इस शब्द से बने कुछ वाक्यों के अभ्यास का। पुरातनस्य मंदिरस्य पुनरुद्धारः जातः, अर्थात पुराने मंदिर का पुनरुद्धार हो गया। तस्य ऐतिहासिक भवनस्य पुनरुद्धार कार्यम अपेक्षते, इसे हिंदी में कहेंगे उस ऐतिहासिक भवन का पुनरुद्धार कार्य अपेक्षित है। ऐसे ही एक और वाक्य ले लेते हैं। पुस्तके पूर्व प्रयुक्तस्य उद्धरणस्य पुनरुद्धरणम असंगतम, अर्थात पुस्तक में पहले प्रयुक्त उद्धरण का पुनरुद्धरण ठीक नहीं। यहाँ हमने पुनरुद्धार, पुनरुद्धरण कार्य और पुनरुद्धरण इन शब्दों का प्रयोग किया, न कि पुनरोद्धार, पुनरोद्धरण कार्य और पुनरोद्धरण का। तो अब आप पूरी तरह समझ ही चुके होंगे कि पुनरुद्धार को पुनरोद्धार बोल और लिख जाना है अशुद्ध। तर्हि शुद्धता दृष्ट्या पुनरुद्धारः भवेत् संस्कृतस्य मूल शब्दानाम् इति कामयमानः साम्प्रतं पुनरागमनाय भवताम् अनुज्ञाम् इच्छामि। मिलते हैं अगली कक्षा में, तावत् पुनरपि नमः। श्रावण मास का आरंभ हो चुका है। जैसा कि आप जानते ही हैं, ये मास भगवान शिव को अति प्रिय है। ऐसे में आज श्रावण मास के आरंभ में उषा काल से ही मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगना शुरू हो चुका है। इस अवसर पर भगवान शंकर का जल, दुग्ध, घी, शर्करा, गन्ने के रस से अभिषेक किया जाता है। उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर समेत देश के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना और विशेष रूप से रुद्राभिषेक किया जा रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा को समर्पित विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम में आप भी सुनिए शुक्ल यजुर्वेदीय मंत्रों को। इन्हीं मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान महाकाल का रुद्राभिषेक होता है। Om
और श्रावण मास का महत्व आप जानते ही हैं। श्रावण मास के इस पूरे महीने में आप भगवान शिव का भक्ति और उत्साह के साथ अनुष्ठान करते रहिए। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।